बड़े बाबूजी के आंसुओं का सौदा करके इस सवरेगढ़ की हवेली की पटरानी तो बन गई, लेकिन मेरी इस नफरत की आग से खुद को कैसे बचाएगी सिया। कमरे का भारी महोगनी दरवाजा एक भयानक थर्रा देने वाली आवाज के साथ बंद हुआ और उसकी गूंज अभी उस बड़े से कमरे के सन्नाटे में थमी भी नहीं थी। रुद्र ने पूरी ताकत से सिया की नाजुक और रेशमी कलाई को मरोड़कर उसे संगे मरमर की सर्द दीवार से सटा दिया। सिया की कलाई पर उसकी सख्त उंगलियों की पकड़ इतनी बेरहम थी मानो अभी पल भर में नाजुक हड्डियां चटक कर बिखर जाएंगी। दर्द की एक तीखी और सर्द लहर सिया की रीढ़ की हड्डी में सरसराती हुई उतर गई और एक बेबस दबी हुई चीख उसके सूखे हलक में ही घुटकर दम तोड़ गई। सुर्ख लाल बनारसी लहंगे और सोने के भारी गहनों में सजी सिया का पूरा वजूद थरथर कांप रहा था। मांग में भरा ताजा गाढ़ा सिंदूर और गले में झूलता भारी मंगलसूत्र उसके कांपते जिस्म पर जैसे दहकते हुए अंगारे की तरह चुभ रहे थे। सामने खड़ा रुद्र किसी घायल और खूंखार शिकारी की तरह उस पर पूरी तरह हावी था। उसका लंबा चौड़ा ताकतवर जिस्म गुस्से और बदले की आग से तना हुआ था और उसकी गहरी काली आंखों में नफरत का ऐसा अलाव धधक रहा था जो किसी भी इंसान को पलक झपकते ही जलाकर राख कर दे। जिस घटिया और घिनौनी हरकत का कलंक तूने मेरे पाक दामन पर मढ़ा है ना, उसकी पाए पाए इस हवेली के इस बंद कमरे में तुझसे वसूल करूंगा। यह लाल जोड़ा तेरी पूरी जिंदगी का सबसे अंधेरा और सबसे भयानक पिंजरा साबित होगा। रुद्र का एक एक लफ्ज जहर में डूबे किसी नुकीले तीर की मानिंद सिया के सीने के आर पार हो रहा था। वह अपने जबड़े भींचते हुए सिया के आंसुओं से भीगे चेहरे के बेहद करीब झुका। तूने सोचा था कि बड़े बाबूजी को अपनी बेबसी की झूठी नुमाइश दिखाकर और उन्हें ब्लैकमेल करके तू इस सूर्यगढ़ एस्टेट की मालकिन बन जाएगी और मैं चुपचाप इस जिल्लत के जहर को अपने माथे का मुकद्दर बनाकर झूठा रहूंगा। भूल है तेरी सिया, बहुत ही बड़ी भूल। सिया ने दर्द से कांपते अपने गुलाबी होठों को अपने ही दांतों तले जोर से दबा लिया। उसकी बड़ी बड़ी मासूम और कजरारी आंखों से गर्म आंसुओं की आवरिल धारा बहकर उसके सुर्ख लाल गालों पर फिसलती चली जा रही थी। बाहर पूरी हवेली में शमशान जैसा सन्नाटा पस रहा था, लेकिन इस बंद कमरे में एक ऐसा खौफनाक तूफान उठ चुका था जिसकी पटकथा महज 48 घंटे पहले इस हवेली के आलीशान लिविंग रूम में मचे उस भारी कोहराम के साथ लिखी गई थी। उस दोपहर सूर्यगढ़ एस्टेट के भव्य लिविंग रूम में कांच और चीनी मिट्टी का एक कीमती भारी फूलदान फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। बड़ी ठाकुरानी वसुंधरा देवी के गोरे चेहरे की नसें बेइंतहाई गुस्से से तन चुकी थी और उनकी तीखी जहरीली आवाज ने पूरे हवेली के सन्नाटे को तार तार कर दिया था। इस एहसान फरामोश और दो कौड़ी की अनाथ लड़की की ये मजाल, जिस बेसहारा कीड़े को हमने अपने घर की दहलीज पर पनाह दी, अपने टुकड़ों पर पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही चुड़ैल हमारे ही कुलदीपक हमारे रुद्र के पाक दामन पर कीचड़ उछालने चली है। वसुंधरा देवी ने असीम नफरत के साथ अपने बदहवास खड़ी सिया को किचन के ठंडे मार्बल के फर्श पर जोर से धक्का दे दिया था। सिया खुद को संभाल नहीं पाई, उसका माथा फर्श के नुकीले कोने से टकराया और दर्द की एक तीर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसकी बेबस आंसुओं से भीगी आंखें फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों की तरह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। सिया जब महज 8 बरस की मासूम बच्ची थी तभी एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता दोनों की एक साथ मौत हो गई थी। उस नन्ही सी जान के सिर से हमेशा के लिए माँ बाप का साया छिन गया था और वह इस बेरहम दुनिया में बिल्कुल अकेली और अनाथ रह गई थी। तब बड़े ठाकुर यशवंत सिंह, जो सिया के दिवंगत पिता के सबसे पक्के और जिगरी दोस्त थे, उस नन्ही अनाथ सिया को सहारा देकर अपने इस विशाल सूर्यगढ़ एस्टेट में ले आए थे। बड़े बाबूजी ने हमेशा उसे अपनी सगी पोती की तरह बेपनाह लाड प्यार दिया, लेकिन वसुंधरा देवी और घर के बाकी लोगों ने कभी उसे दिल से नहीं अपनाया था। वे बचपन से ही उसे अपने पैसों पर पलने वाले मनुष्य बोझ और एहसान फरामोश समझकर उसे नफरत करते आ रहे थे। पूरे शहर के रईसों और बिजनेस घरानों में खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने के खौफ से आज पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। सिया के कांपते हाथों में शहर के एक गुप्त क्लिनिक की मेडिकल रिपोर्ट थी जिसने पूरे सूर्यगढ़ परिवार की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सिया शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी थी। जरूर रात के अंधेरे में बाहर किसी आवारा के साथ अपना मुंह काला करके आई है और अब अपनी उस काली करतूत पर पर्दा डालने के लिए हमारे खानदान के वारिस को फंसा रही है। वसुंधरा देवी का गुस्सा आग की लपटों की तरह भड़क रहा था।
तेरे लालची और फरेबी बाप की तरह तेरी रगों में भी गद्दारी और मक्कारी दौड़ रही है। उसने बिजनेस में हमारे पैसों पर डाका डाला, कर्ज के दलदल में डूबकर खुद तो कायरों की तरह मर गया, लेकिन तुझ जैसे मनोज बला को हमारी छाती पर मूंग डलने के लिए छोड़ गया। एक तो तेरे इस धोखेबाज बाप के गुनाहों को भुलाकर हमने तुझ पर तरस खाया, अपने पैसों पर पाल पोस कर बड़ा किया, शहर के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ा, और ऊपर से तू हमारा ही खाकर हमारे ही मुंह पर कालिक पोतने चली है। बेशरम लड़की, अगर तेरे अंदर जरा भी गैरत बची है तो अभी के अभी हमारी इस हवेली से दफा हो जा, वरना अगर दोबारा तूने रुद्र का नाम अपनी इस गंदी जुबान पर लिया तो तुझे इसी जमीन में दफन करवा दूंगी। वसुंधरा देवी के अंगारे जैसी नफरत से भरी आंखें सिया के मासूम चेहरे को चीरती हुई महसूस हो रही थी। सिया ने अपने दोनों कांपते हाथों से फर्श का सारा सहारा लिया और लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। उसकी भीगी पलकें उठी और उसकी रोंदी हुई आवाज में स्वाभिमान का एक गहरा दर्द गूंज उठा। बड़ी माँ, आप मुझ पर ऐसे घटिया और झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती। किसी दरिंदे ने मेरी बेबसी और लाचारी का फायदा उठाकर मेरे साथ इतना बड़ा गुनाह किया है, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, और आप चाहती हैं कि मैं गूंगी बनकर सब सहती रहूं और चुपचाप मर जाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि इस हवेली के बंद कमरों में मुझ जैसी बेसहारा लड़की के साथ क्या जुल्म हुआ है। सामने सोफे पर बैठे बड़े ठाकुर यशवंत सिंह पूरी तरह खामोश थे। उनके मजबूत कंधे इस भारी अपमान और पारिवारिक कलंक के बोझ से पूरी तरह झुक चुके थे। सिया लड़खड़ाते कदमों से उनके पास पहुंची और उनके पैरों के पास बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। बड़े बाबूजी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं कोई झूठी या मतलबी लड़की नहीं हूँ। फार्म हाउस वाली रात किसी ने अंधेरे में मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मेरी आबरू लूट ली, और आज वे खुद शरीफ बनकर छुपकर बैठा है। मैं अब और खामोश नहीं रहूंगी। बड़े बाबूजी, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए डर से चुप थी, आपके इस खानदान की साख की खातिर घुट रही थी, लेकिन अब जब डॉक्टर की रिपोर्ट्स के बाद उस इंसान का किया हुआ गुनाह दुनिया के सामने आने वाला है और सब मुझे ही उल्टा समझ रहे हैं, तो मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बाबूजी। कल ही जब मैं नौकरानी के साथ शहर के भारी क्लिनिक में अपनी बिगड़ती तबीयत का टेस्ट करवाने गई थी, तब मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। उस इंसान का गुनाह मेरे जिस्म के अंदर पल रहा है, और बड़ी माँ कह रही है कि मैं जहर का घूंट पीकर खामोश बैठूं। सिया हिचकिचाई लेकर रो रही थी, उसका पूरा जिस्म थर-थर कांप रहा था। बड़े बाबूजी की बूढ़ी आंखें भी नम हो उठी, जबकि वसुंधरा देवी ने नफरत से मुंह फेर लिया। हे भगवान, कितनी ढीठ लड़की है, इतनी बेहुदा बातें कर रही है, वो भी घर के बुजुर्गों के सामने खड़े होकर। और भेजो इसे मॉडर्न कॉलेज के हॉस्टल में, वहीं रहकर ये लड़की पूरी तरह बिगड़ी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था बाबूजी कि जो इंसान अपने बाप के धोखेबाज संस्कारों पर पली हो, वह कभी इस घर की सगी नहीं हो सकती। इसी वक्त गार्ड्स को बुलाकर इसे सड़क पर फेंकवाई है। बस करो वसुंधरा, अपनी जुबान को लगाम दो। बड़े बाबूजी की गरजती हुई कड़क आवाज ने पूरे हॉल में सन्नाटा खींच दिया। बड़े ठाकुर के चेहरे पर ऐसा खौफनाक गुस्सा था जिसे देखकर वसुंधरा देवी के कदम वहीं थम गए। फिर बड़े बाबूजी ने बहुत प्यार और दर्द के साथ सिया के कांपते सिर पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोले, मेरी बच्ची, खुलकर बताओ, तुम्हें किस पर शक है? उस रात तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? क्या तुम्हें जरा सा भी कुछ याद है? उसका कोई हुलिया, कोई लिबास, कोई निशानी? बस तुम एक बार अपनी जुबान से उसका नाम ले लो। मैं इसी रविवार को तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा, ताकि ये किस्सा और ये कलंक यहीं खत्म हो जाए। सिया ने आंसुओं से धुंधली आंखों से बड़े बाबूजी की तरफ देखा। वसुंधरा देवी गुस्से से जल भुन रही थी कि ये लड़की न जाने किसका नाम लेगी, लेकिन सिया अभी भी सहमी हुई खामोश थी। बड़े बाबूजी फौरन समझ गए कि यह वसुंधरा के डर से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तभी उन्होंने वसुंधरा देवी को तुरंत कमरे से बाहर जाने का सख्त हुक्म दिया। वसुंधरा देवी गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गई। फिर उस बंद कमरे के भारी सन्नाटे में बड़े बाबूजी के सामने सिया ने जिस शख्स का नाम अपनी कांपती जुबान से लिया, उसे सुनते ही बड़े बाबूजी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बिल्कुल सन्न रह गए और अविश्वास से उसे देखने लगे। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। रुद्र कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। वह मेरा पोता है, मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे यकीन कर लूं? तभी सिया से सकती हुई बोली, मैं जानती हूँ बाबूजी कि आप मेरी बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। आपको वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आप उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं।
मुझसे तो कही जाता, लेकिन बाबूजी आप ये कड़वा सच क्यों भूल जाते हैं कि जो लोग बाहर की दुनिया में सबसे ज़्यादा सभ्य और रईस बनने का ढोंग करते हैं, वह बंद दरवाजों के पीछे उनके चेहरे अक्सर घिनौने होते हैं। उसकी मासूम और आंसुओं से भीगी आंखें चीख चीख कर गवाही दे रही थी। बड़े बाबूजी के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उन्होंने एक गहरी और भारी सांस खींची और बोले, ठीक है, अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि उस रात तुम्हारे साथ गुनाह करने वाला रुद्र ही था, तो मैं इसी रविवार को तुम्हारी शादी उसके साथ तय करता हूँ। अब तुम्हारी आबरू और इस पूरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुझे ये कड़ा कदम उठाना ही होगा। यह सुनते ही सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसे खुद भी यकीन ना हो रहा हो कि बड़े बाबूजी इतना बड़ा और कठोर फैसला ले लेंगे। बड़े बाबूजी अपना अंतिम फैसला सुनाकर कमरे से बाहर चले गए। पीछे सिया थकी हारी सी संगमरमर की दीवार का सहारा लेकर नीचे फर्श पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस एक झूठे इल्जाम और इस फैसले का अंजाम उसकी जिंदगी में कितना खौफनाक तूफान लेकर आने वाला है। लेकिन रुद्र के दिल में सिर्फ सिया के लिए ये नफरत कोई नई नहीं थी। उसे तो सिया के वजूद से ही चिढ़ थी, खासकर उस दिन के बाद से जब सावन की पहली मूसलाधार बारिश हुई। उस दिन सूर्यगढ़ हवेली की खुली छत पर सिया अकेली बारिश की ठंडी बूंदों में खुद को भूल कर भीग रही थी और झूम रही थी। हवा के तेज झोंके से उसका दुपट्टा उड़कर रेलिंग पर अटक चुका था। उसके घने लंबे काले बाल पूरी तरह भीगकर उसकी नाजुक पीठ और पतली कमर से चिपक गए थे। उसने जो हरे रंग का कुर्ता पहन रखा था, वह भीगने के बाद उसके बदन से बिल्कुल लिपट चुका था। नीचे लॉन में रुद्र की छोटी चचेरी बहन पंखुड़ी खड़ी थी और दोनों बारिश के पानी में एक दूसरे पर छींटे उछाल कर जोर जोर से खिलखिला रही थी। भीगे हुए कपड़ों में सिया का वह कयामत हुस्न और उसकी बेपरवाह हंसी पर पूरी छत को महका रही थी। ठीक उसी पल रुद्र अपनी काले रंग की चमचमाती लैंड रोवर से उतरकर हवेली के पोर्च में दाखिल हुआ था। अचानक उसकी तेज और तीखी नजरें सीधे ऊपर छत पर गईं, जहां सिया बेसुध होकर बारिश में भीग रही थी। सिया के भीगे हुए लिबास और उसके जिस्म की नुमाइश देखकर रुद्र के माथे की नसें गुस्से से तन गईं। उसका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह लंबे डग भरता हुआ बिजली की तेजी से सीढ़ियां चढ़कर छत पर जा पहुंचा। रुद्र के भारी बूट्स के धमक सुनकर नीचे खड़ी पंखुड़ी तो डर के मारे भाग निकली, लेकिन सिया छत के कोने में अपने भीगे बालों को समेटते हुए वहीं फंस गई। सिया ने घबराकर वहां से निकलना चाहा, लेकिन रुद्र ने आगे बढ़कर उसका रास्ता पूरी तरह रोक लिया था। वह अपने शब्द चबा चबा कर गुस्से से गुर्राया, माँ तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहती है सिया। तुम जैसी लालची और चालाक लड़कियों को 24 घंटे नजर रखनी पड़ती है। अपने बाप की तरह तुमने भी इस घर में अमीरों को फांसने का गंदा जाल बुना था। तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म हया नहीं बची कि इस हवेली में जवान नौकर और बाहर के लोग घूमते फिरते हैं और तुम छत पर इस तरह भीगकर अपने बदन की नुमाइश कर रही हो। दुपट्टा संभालने का होश तक नहीं है तुम्हें। अभी जब मैं गाड़ी से उतरा और मेरी नज़र तुम्हारी इस हालत पर पड़ी तो सन से मेरा खून खौल उठा। न जाने कब से लोग तुम्हें इस हाल में देख रहे होंगे। किसकी इजाज़त से तुम इस तरह बारिश में तमाशा कर रही हो? बोलो। रुद्र ने आगे बढ़कर सिया का नाजुक बाजू पूरी ताकत से झंझोड़ते हुए दबा दिया था। सिया दर्द और खौफ से सहमते हुए मिमियाई थी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया रुद्र जी। बस सावन की पहली बारिश थी तो पंखुड़ी के साथ थोड़ा सा भीगने लगी थी। मगर रुद्र की आंखों में अंगारे बरस रहे थे। दोबारा अगर मुझे इस तरह बिना दुपट्टे के छत या आंगन में दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस किसी तरह तुम्हें इस घर की दौलत मिल जाए या किसी अमीर के साथ भाग निकलने का मौका मिल जाए, यही फितरत है तुम्हारी। रुद्र के मुंह से ये कड़वे और जहरीले शब्द सुनकर सिया का चेहरा शर्म और अपमान से एकदम लाल हो गया था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और बार बार अपने दिवंगत पिता के नाम पर ये नीच ताने सुनना उसके लिए असहनीय हो चुका था। हवेली में एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब घर के लोग उसके माता पिता के नाम पर ताने मारकर उसका कलेजा छलनी ना करते हों। अगर वह किचन में किसी खाने पीने की चीज को हाथ लगा देती या घर के किसी सदस्य के साथ थोड़ी देर बैठकर मुस्कुरा भी देती तो बड़ी माँ वसुंधरा देवी फौरन उस पर तंज के जहरीले तीर चलाना शुरू कर देती। हाँ, तो तब हो गई थी जब पिछले महीने एक बड़े रिसेप्शन की पार्टी में वसुंधरा देवी ने अपने सर्कल की रईस औरतों से सरेआम कह दिया था, भाई अपने अपने जवान बेटों को संभाल कर रखना,
यह अनाथ लड़की यहाँ बिजलियाँ गिराने के लिए बहुत ज़्यादा ही सधज कर आई है, ताकि किसी और अमीर और शरीफ लड़के को अपने जाल में फंसा कर सके। सिया कोने में छिपकर रोने लगती थी। आखिर बड़ी माँ उसे किस बात की सजा दे रही है? उसने उसी दिन मन ही मन ठान लिया था कि जब तक वह इस हवेली की चार दीवारी में रहेगी, ना तो उसकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी और ना ही वह इस मानसिक प्रताड़ना से खुद को बाहर निकाल पाएगी। इसीलिए उसने अपने बाबूजी के पास जाकर हाथ जोड़कर साफ कह दिया था कि वह अपनी आगे की पढ़ाई शहर से दूर मेट्रो सिटी के बड़े कॉलेज हॉस्टल में रहकर करेगी। बड़े बाबूजी ने पिघलकर शहर के सबसे नामी कॉलेज और उसके हॉस्टल में उसका दाखिला करवा दिया था। हॉस्टल जाने से ठीक कुछ दिन पहले की बात है। बड़े अंकल का बेटा समर, जिसकी पत्नी 2 साल पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी और जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, हवेली आया हुआ था। समर बहुत ही अय्यास और रंगीन मिजाज का इंसान था। उस दोपहर जब सिया बड़े बाबूजी के कहने पर समर के कमरे में कॉफी देने आई, तो समर ने मौका पाकर बड़े ही घिनौने तरीके से सिया को हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखें नशे से लाल थी और मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। समर ने सिया के कलाई मरोड़कर उसे अपनी ओर खींचा और फुसफुसाया, बस कुछ देर के लिए मेरे कमरे में रुक जाओ सिया, मुझसे प्यार से बातें करो। वादा करता हूँ मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े कॉलेज में वीआईपी एडमिशन दिलाऊंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस कभी कभार रात के सन्नाटे में मेरे कमरे में आ जाया करो। सिया के पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही झटके से अपना हाथ छुड़ाया और समर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। समर नशे में लड़खड़ाकर दीवार से टकराया और फर्श पर जा गिरा। सिया अपना दुपट्टा संभालती हुई बदहवास हालत में कमरे से बाहर भाग निकली थी। उस दिन सिया को इस बात का गहरा एहसास हुआ था कि इस आलीशान हवेली में वह कितनी असुरक्षित और लाचार थी। तभी बड़े बाबूजी ने उसे कॉलेज हॉस्टल भेज दिया था। हॉस्टल का माहौल उसके लिए एक ताज़ी हवा जैसा था। वहीं उसकी मुलाकात तानवी से हुई, जो हॉस्टल में उसकी रूममेट बनी। तन्वी अक्सर सिया की सादगी और खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहती, सच में सिया, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी स्किन कितनी ग्लो करती है और तुम्हारे चेहरे पर एक गजब की मासूमियत है। सच कहूँ तो मैं अपने बड़े भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आना चाहती हूँ। तुम जैसी लड़की ही मेरे भाई के लिए परफेक्ट रहेगी। तन्वी जब अपने भाई के रिश्ते की बात करती तो सिया सिर्फ फीकी मुस्कान बिखेर देती थी। उसे क्या पता था कि कुछ ही महीनों में किस्मत ऐसा खौफनाक मोड़ लेगी कि वह हॉस्टल छोड़कर हवेली लौटेगी, अपनी ही बना एक खतरनाक जाल में रुद्र पर इल्जाम लगाएगी और बड़े बाबूजी के फैसले के बाद वह रुद्र की दुल्हन बनकर उसी के बेडरूम में खड़ी होगी। वर्तमान के उस बंद कमरे में रुद्र का पारा 7वें आसमान पर था। वह अपने जबड़े भींचते हुए गुर्राया, तुम मेरी कोई पसंद नहीं हो सिया, ना ही मेरी मनचाही पत्नी हो। जबरदस्ती बड़े बाबूजी के आंसुओं का ढोंग करके मेरे सिर पर सवार हुई हो। अब तुम्हारी अकड़ ठिकाने लगाना मेरा काम है। ये कहकर उसने पूरी बेरहमी से उसे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। नफरत और बदले की आग में रुद्र बिल्कुल अंधा हो चुका था। उसने अपनी हर सीमा तोड़ दी और जबरदस्ती अपना हक वसूल कर लिया। सिया उसके आगे तड़प कर रह गई, पर वह वक्त रुद्र को किसी दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसे होश तो तब आया जब सिया बदहवास होकर लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम में भागी। उसका पूरा बदन डर और दर्द से कांप रहा था। उस दूसरी तरफ कमरे में अकेला खड़ा रुद्र भारी पछतावे और उलझन में गिर गया था। बदले और गुस्से की आग ने कुछ देर के लिए उसे शैतान बना दिया था। सिया को वॉशरूम के अंदर बंद हुए 1 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका था। आखिरकार रुद्र बेचैन हो उठा। उसने आगे बढ़कर दरवाजा पीटा, बाहर निकलो सिया, क्या अंदर ही बसेरा बना लिया है? वह अंदर ही अंदर डरा हुआ था, कहीं सिया ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। काफी देर तक जब अंदर से कोई आहट नहीं आई तो रुद्र ने खुद ही जोरदार धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। सिया फर्श के कोने में डुबकी बैठी सुबक रही थी। गहरे दर्द और तकलीफ में घिरी हुई रुद्र ने अपने चेहरे पर फिर से वही सख्त मुखौटा चढ़ा लिया। कड़क आवाज में हुक्म दिया, बहुत हो गई ये ड्रामेबाजी, चलो बाहर कपड़े बदल कर अब ये तमाशा बंद करो। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे सुबह जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। मैं मुड़कर कमरे में आ गया, लेकिन सिया को सही सलामत देखकर उसके सीने से एक भारी बोझ उतर चुका था। अगली सुबह सिया रुद्र की पत्नी के रूप में कमरे से बाहर निकली। बड़ी माँ वसुंधरा देवी की जलती हुई नजरों को नजरअंदाज करती हुई वह सीधे बड़े बाबूजी के कमरे में चली गई।
बड़े बाबूजी ने बड़ी ममता से उसके सिर पर हाथ रखा। जो हुआ मेरी बच्ची, उसे भूल जाओ। अब रुद्र के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैंने उससे पक्का वादा लिया है कि वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ वसुंधरा देवी अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। उन्होंने शहर के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस घराने की बेटी काव्या के साथ रुद्र का रिश्ता लगभग तय कर लिया था, लेकिन उनके सारे सपने इस अनाथ लड़की की वजह से चकनाचूर हो चुके थे। बड़े बाबूजी के कमरे से निकलकर सिया वापस अपने और रुद्र के बेडरूम में आई। सामने दीवार पर रुद्र की एक बड़ी सी मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। अचानक सिया के आंसुओं से भीगे चेहरे पर एक अजीब रहस्यमयी चमक तैर गई। उसकी मासूम आंखों में एक गहरा सा नशा उभर आया। उसने आगे बढ़कर रुद्र की तस्वीर के गालों पर अपनी कांपती उंगलियां फेरी और फुसफुसाई, अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी खोने नहीं दूंगी रुद्र। तुमसे मेरी पसंद नहीं, मेरा पागलपन, मेरा अटूट जुनून हो। अगर इस वक्त कोई सिया को देख लेता तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर पाता कि ये वही सहमी हुई मासूम लड़की है जो सबके सामने बात बात पर आंसू बहाती थी। वह उस तस्वीर को बड़ी दीवानगी से निहारती रही। बीती रात रुद्र के छुअन का यह हर एक लम्हा उसके जहन में गूंज रहा था, जिसे सोचकर उसे कांपते होठों पर एक मदहोश मुस्कान खिल उठी थी। वह बिस्तर पर गिरी और रुद्र के तकिए में अपना चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू महसूस करने लगी। रात भर जागने की वजह से कुछ ही पलों में उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब रुद्र कमरे में दाखिल हुआ तो सिया को मुंह पर तकिया रखकर औंधे मुंह बेसुध पड़ा देखकर चौंक गया। उसे लगा कि कहीं सिया ने अपनी जान लेने की कोशिश तो नहीं की। वह घबराकर फौरन आगे बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिया, क्या हुआ तुम्हें? मेरी तरफ देखो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसने साइड टेबल से पानी लेकर उसके चेहरे पर हल्के छींटे मारे। सिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली, रुद्र ने फौरन उसे अपनी गोद से झटककर बिस्तर पर लेटा दिया और गुस्से में गुर्राया, ये बेहोश होने की ड्रामेबाजी किस लिए मचा रही है? ताकि मेरे जाते ही बिस्तर पर आराम कर सको और घर का कोई काम ना करना पड़े। सिया सिर पकड़कर बैठ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थकान थी तो नींद आ गई। रुद्र गुस्से में घूरता रहा, लेकिन सिया अंदर ही अंदर मदहोश थी। रुद्र की उस पल भर की फिक्र ने उसके दिल को छू लिया था। रात के खाने पर जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी वसुंधरा देवी की खास सहेली अपनी बेटी काव्या को लेकर हवेली आ पहुंची। काव्या आते ही वसुंधरा देवी से शिकायत करने लगी, आंटी, आपने हमारे साथ ये क्या किया? आपने कहा था कि रुद्र की शादी मुझसे होगी, लेकिन आपने रुद्र की शादी इस अनाथ लड़की से करवा दी और हमें खबर तक नहीं थी। काव्या की मां ने सिया पर तंज कसते हुए तीखे शब्द कहे। इसके पिता धोखे और कर्ज में डूबे रहे। ये लड़की भी उसी फरेब का हिस्सा है। इसने गंदा जाल बिछाकर रुद्र को फंसा लिया और मेरी बेटी का हक छीन लिया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने भीगी नजरों से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र, ये सब मेरे बारे में इतनी गिरी हुई बातें बोल रही है। आप मेरे पति हैं, आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? रुद्र ने नफरत भरी नजर उस पर डाली और ठंडा होकर बोला, इसमें गलत क्या है? सच ही तो कह रही हैं। तुम्हारे बाप ने हमारे साथ धोखा किया था और तुमने उसी रास्ते पर चल के मेरा नाम बदनाम किया। रुद्र के शब्द सिया के कलेजों को छलनी कर गए। वह रोते हुए टेबल से उठकर कमरे में भागी और फुट फुट कर रोने लगी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पाने की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे अंदाजा नहीं था रुद्र। मुझे लगा था तुम्हें पा लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम कब मेरी इस मोहब्बत सबको समझोगे? उसने जब से होश संभाला तो रुद्र को देखकर उसके दिल में दीवानगी भड़कने लगी थी। रुद्र जितना घमंडी और गुस्से वाला था, सिया का दिल उतना ही उस पर मर मिटने को तैयार था। जब रुद्र उससे बात नहीं करता था तो वो जानबूझकर ऐसी गलतियां करती थी ताकि रुद्र उस पर गुस्सा करे, क्योंकि उसकी डांट में भी सिया को अपने लिए एक हक महसूस होता था। कुछ महीने पहले फार्म हाउस में जब चचेरे भाई की शादी की मेहंदी की रस्म चल रही थी, तब सिया की कुछ सामान लेने ग्राउंड फ्लोर के अंधेरे स्टोर रूम में आई थी। सभी लड़खड़ाते कदमों के साथ समर अंदर दाखिल हुआ था और इसने सिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। सिया ने उसे जोरदार तमाचा मारा था और वह लोहे के बक्से से टकराकर गिर पड़ा था। सिया वहां से भाग निकली थी, तभी बाहर कॉरिडोर से बड़ी मां वसुंधरा देवी की आवाज आई थी कि शादी के ठीक 1 महीने बाद वह रुद्र का रिश्ता काव्या के साथ पक्का करके शादी कर देंगी। रुद्र के किसी और के होने की बात सुनते ही सिया के अंदर एक पागलपन जाग उठा था। उसकी मोहब्बत एक जुनूनी आग में बदल गई थी। वह पूरी तरह सो नहीं पाई थी और दिमाग में एक खतरनाक प्लान बुनती रही थी। उसने रुद्र को पाने के लिए अपनी ही बदनामी का एक खतरनाक रास्ता चुना था।
उसने सीधे रुद्र पर झूठा इल्जाम लगा दिया था कि वह प्रेग्नेंट है और उस रात स्टोर रूम में रुद्र ने उसके साथ ज्यादती की थी। रुद्र इस पूरी सच्चाई से बेखबर था। वर्तमान में शादी को 1.5 महीना बीत चुका था। एक रात जब रुद्र ने कमरे में सिया को अपनी बाहों की घेरे में लिया तो सिया ने बिना हिचकिचाहट के खुद को उसके हवाले कर दिया था। वह रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र ने उसके चेहरे को थामते हुए अचानक पूछा, सिया तुम्हारी प्रेगनेंसी को कौन सा महीना चल रहा है? सिया चौंक गई। मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? रुद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शादी को 1.5 महीना हो गया है और तुम कहती हो कि शादी से 2 महीने पहले तुम्हारे साथ सब हुआ था, तो अब तक तुम्हारा तीसरा चौथा महीना होना चाहिए था। लेकिन तुम्हारी सेहत या शरीर में ऐसा कोई बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? तुम पूरे दिन घर में फुर्ती से भागती रहती हो, जबकि ऐसी हालत में लड़कियां इतनी सहज नहीं होती। सच क्या है सिया? सिया की सांसें अटक गईं। उसने घबराकर अपनी पलकें झुका ली और बात संभालते हुए बोली, शायद उस रात स्टोर रूम में अंधेरे में कुछ हुआ ही नहीं था और मैं डर के मारे सब गलत समझ बैठी थी। रुद्र ने उसके चेहरे की घबराहट को देखा। उस वक्त वह सिया के समर्पण के आगे अपने सारे सवाल भूल गया। कुछ दिन बाद बड़े बाबूजी शहर के बाहर किसी काम से गए हुए थे। वसुंधरा देवी को मौका मिल गया। वह सिया पर बरस पड़ी और जहर उगलते हुए बोली, मैं रुद्र की जिंदगी इस घर में बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसकी दूसरी शादी किसी अच्छे खानदान में करवा कर ही रहूंगी। सिया ने भी हिम्मत जुटाकर सीधे जवाब दिया, बड़ी माँ, रुद्र से मेरे पति हैं। आप उन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। वे मुझसे प्यार करते हैं और उनकी निशानी बहुत जल्द इस घर का वारिस बनेगी। यह सुनते ही वसुंधरा देवी आपे से बाहर हो गई। उन्होंने गुस्से में सिया को जोरदार धक्का दे दिया। सिया संभल नहीं पाई और सीधे सीढ़ियों के पास फर्श पर जा गिरी। अचानक उसके पेट के निचले हिस्से में असहनीय दर्द की तेज लहर उठी। ब्लीडिंग शुरू हो गई और वह तड़पने लगी। उसी वक्त रुद्र घर के अंदर दाखिल हुआ। फर्श पर दर्द से कराहती सिया को देखकर उसके दिल दहल गया। माँ, ये क्या किया आपने? क्यों धक्का दिया इसे? रुद्र चिल्लाया। रुद्र ने बिना एक पल गवाए सिया को अपनी गोद में उठाया और कार में लिटाया और सीधे शहर के बड़े गायनोलॉजिस्ट के क्लिनिक की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। डॉक्टर ने इमरजेंसी में पूरा चेकअप और टेस्ट किया। बाहर आकर डॉक्टर ने रुद्र से कहा, मिस्टर रुद्र, आपकी पत्नी सिर्फ 4 हफ्ते यानी 1 महीने की प्रेग्नेंट है। गिरने की वजह से उन्हें गहरा झटका लगा है, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। हमने दवाइयाँ दे दी हैं। इन्हें 3 दिन पूरी तरह बेड रेस्ट की ज़रूरत है। सब ठीक हो जाएगा। रुद्र के होश उड़ गए। वह हैरान होकर बोला, डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप दोबारा चेक कीजिए। 1 महीने की प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स सामने रखते हुए साफ कहा। रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है मिस्टर रुद्र। प्रेगनेंसी 4 हफ्ते की है। रुद्र सुनकर सन्न रह गया। वह भारी कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सिया बेड पर लेटी हुई थी। रुद्र ने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा, हमारी शादी को 1.5 महीना हुआ है और तुम कहती थी कि तुम शादी से 2 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई थी, तो रिपोर्ट 4 हफ्ते की क्यों बता रही है? ये बच्चा किसका है और तुमने मुझसे क्या छिपाया? सिया की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, मैं आपको सारा सच बता दूंगी, पर क्या आप मुझ पर फिर से गुस्सा तो नहीं करेंगे? रुद्र खामोश रहा। सिया ने अपनी भीगी पलकें उठाकर कहा, उस रात स्टोर रूम में मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। रुद्र, वहाँ समर भैया थे जिन्हें मैंने थप्पड़ मारकर भगा दिया था। लेकिन जब मैंने सुना कि बड़ी माँ आपकी शादी अपनी सहेली की बेटी काव्या से तय कर रही है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझसे अब आपसे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी रुद्र। मैं आपको खोने के डर से पागल हो गई थी। इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मैंने वे झूठी प्रेगनेंसी चली थी। रुद्र अवाक होकर उसके मासूम चेहरे को देखता रह गया। एक लड़की ने उसे पाने के लिए अपनी पूरी इज्जत और चरित्र के दांव पर लगा दिया था। सिया रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन मैं कोई बच्चलन लड़की नहीं हूँ। ये आपका ही बच्चा है जो हमारी शादी के बाद मेरे अंदर आया है। बस प्लीज ये सच बड़े बाबूजी को मत बताइएगा, उनका दिल टूट जाएगा। रुद्र का दिल सिया की इस बेपनाह और जुनूनी मोहब्बत के आगे पिघल गया। पिछले 1.5 महीने में वह खुद भी सिया की सादगी और इसकी फिक्र का घायल हो चुका था। उसे ऐसी ही तो हमसफर चाहिए थी जो उस पे जान छिड़कती हो। रुद्र ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और बोला,
जो तुमने किया वह बहुत गलत था सिया, लेकिन तुम सच में मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और मुझसे इतना प्यार करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रुद्र ने भी उससे अपनी पिछली हर कड़वी बात और गुस्से के दिल से माफी मांगी। घर लौटकर रुद्र ने वसुंधरा देवी को 2 टूक शब्दों में समझा दिया। सिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उस रात की सारी बातें अब खत्म हो चुकी हैं। आज के बाद इस घर में कोई भी सिया पर उंगली नहीं उठाएगा। बेटे का अटल फैसला और दोनों के बीच का गहरा प्यार देखकर वसुंधरा देवी को भी झुकना पड़ा और भारी मन से सिया को अपनी बहू स्वीकार करना पड़ा। वहीं बड़े बाबूजी तो अपने परपोते की खुशखबरी सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कुछ महीनों बाद सिया ने एक बेहद खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बच्चे की दाई आंख के नीचे वही खूबसूरत लाल तिल बना था और उसका मासूम चेहरा हुबहू रुद्र जैसा था। उस बच्चे को गोद में लेते ही पूरे परिवार की सारी नफरत हमेशा के लिए प्यार में बदल गई थी। हवेली के सबसे बड़े कमरे में इस वक्त खुशियों और आंसुओं का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा था। वसुंधरा देवी ने अपने दोनों कांपते हाथों से उस नन्ही सी जान को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे के रेशमी बालों को छूते ही उनकी आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और वे कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर गदगद आवाज में बोली, ये देखो सब, ये तो बिल्कुल मेरे रुद्र का बचपन लगता है। जब रुद्र पैदा हुआ था तब भी वह बिल्कुल ऐसा ही गोल मटोल, गोरा, चिट्टा और मासूम था। वही गहरी आंखें और वही चेहरे की बनावट, ये तो साक्षात मेरे बेटे का ही रूप है। वसुंधरा देवी ने झुककर बड़ी ममता से अपने पोते के माथे को चूम लिया और आगे बढ़कर सिया के सिर पर हाथ रखकर अपने पुराने कठोर व्यवहार के लिए बिना कहे अपनी आंखों से माफी मांग ली। बेड के सहारे बैठी सिया की बड़ी बड़ी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने अपने कांपते होठों से एक गहरी सुकून भरी सांस ली। आज आखिरकार उसकी जिंदगी में वह सुकून, मान सम्मान और अपनापन लौट आया था जिसके लिए वह बचपन से तरसती रही थी। जिस घर में उसे केवल ताने और अपमान मिलते थे, आज उसी घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला ने उसे सच्चे दिल से अपने कुल की बहू और उस नन्हे वारिस की माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। पास ही खड़े बड़े बाबूजी की आंखों में भी तृप्ति के आंसू थे। उन्होंने भी आगे बढ़कर अपने परपोते के नन्हे हाथों को छुआ और भावुक होकर बोले, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे ये शुभ दिन दिखाया। मेरे मित्र की अमानत आज इस घर की असली रानी बनकर राज कर रही है और मुझे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ते देखने का सौभाग्य मिला। कमरे के कोने में खड़ा रुद्र इस पूरे खूबसूरत दृश्य को अपनी आंखों में समेट रहा था। उसकी आंखों में गर्व और प्यार और सिया के लिए बेपनाह अपनापन साफ झलक रहा था। जब परिवार के बाकी लोग बच्चे को लेकर बाहर हॉल में चले गए तो रुद्र धीरे से कदम उठाते हुए सिया के पास आया। उसने सिया के आंसुओं से भीगे गालों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बड़ी नजाकत से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। तुम्हारे इस पागलपन, तुम्हारी इस दीवानगी ने आज हमारे पूरे परिवार को एक कर दिया। सिया, जो प्यार तुमने मुझे दिया है उसका कर्ज मैं अपनी पूरी जिंदगी भी चुकाऊं तो कम होगा। रुद्र की आवाज में गहरा समर्पण था। सिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर रुद्र के चौड़े सीने पर टिका दिया। नफरत, जबरदस्ती, इल्जामों के जिस तूफानी रास्ते से होकर उनकी ये कहानी शुरू हुई थी, आज वे अटूट विश्वास, सच्चे प्यार और एक संपन्न परिवार की खूबसूरत मंजिल पर पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।